हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2023 के फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर के सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको वहां से 4 करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डायग्राम नॉट ड्रॉन टू द स्केल बिलो shows the graphical relation between the angle of deviation which is on the y-axis and angle of incidence which is on the x-axis when light passes through a triangular prism of angle 62 degree of a certain glass material। चलिए पहला ए क्या है? State the angle of minimum deviation of the prism and the corresponding angle of incidence। अब देखो ये डेविएशन जो है गिर रहा है यहां तक गिरा है, फिर उठने लगा है, मतलब मिनिमम डेविएशन कौन सा है? 37 डिग्री है, देख लो। तो डेल्टा मिम क्या है? 37 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन कितना है? 46 है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 46 डिग्री। सही है। नंबर बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। जब एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना है? 51 डिग्री है। अब हमें एक रिलेशन याद है, a प्लस डेल्टा इज I1 प्लस I2, याद है? a क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म 62, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 51, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो 51, ये रहा I1 40 डिग्री प्लस ये रहा I2 x। अब x निकालो, दिस इज व्हाट? 113 माइनस 40 इक्वल्स टू x, यानी x इक्वल्स टू 73 डिग्री। डन हो गया। चलो अब रोमन 2 देखते हैं। चलिए 4 का रोमन 2 देखते हैं। रीड्रॉ एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ए बी, ओके, टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या दिया हुआ? IC 42 डिग्री। चलो तो बनाते हैं। सबसे पहले क्या, ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल 60 होगा, है कि नहीं? ये 90 है तो ये भी 90 होगा, फिर ये कितना होगा? 30 होगा। चलो यहां पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये एंगल कितना है? 60 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं? रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रहा 60, ये रहा 30, फिर ये एंगल कितना होगा? ये होगा 60, यहां पे एक परपेंडिकुलर बना लो, है कि नहीं? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया, विच इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये रे जो है बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कुछ इस प्रकार ये बाहर निकल जाएगा। यस और नो? यहां पे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यहां पे कम है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रोमन पार्ट 3। या द अबव डायग्राम शोज दैट एन ऑब्जर्वर सीज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ एट आई। मतलब यहां पे एक ऑब्जर्वर है, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, वो इस ऑब्जेक्ट को यहां पे देख रहा है। नेम एंड डिफाइन द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग द इमेज एट द डिफरेंट पोजिशन। ऑब्जेक्ट यहां पे था लेकिन यहां पे दिख रहा है इमेज आई, ठीक है। ऐसा क्यों? फेनोमेना कौन सा है? रिफ्रैक्शन of light, यही फेनोमेना है, बेंडिंग ऑफ लाइट, when passes from one medium to another medium। now नंबर ए था ये। नंबर बी, state the effect on x when y increases or y decreases। देखिए ये जो है थिकनेस है, सपोज ये ग्लास स्लैब है, तो ये क्या है? थिकनेस है ना, है कि नहीं? और ये क्या है? आपका शिफ्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां था, अब यहां पे आ गया है, कितना शिफ्ट हुआ है। तो अगर आप थिकनेस को बोल रहा है कि अगर आप थिकनेस को इंक्रीज करोगे
तो एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे भैया एक्स भी इंक्रीज होगा। बोल रहा है थिकनेस को आप डिक्रीज करोगे तो एक्स क्या होगा? एक्स भी डिक्रीज होगा। थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिफ्ट, यू कैन से। अगर आप थिकनेस बढ़ाते हो तो शिफ्ट भी बढ़ता है, अगर आप थिकनेस को घटाते हो तो शिफ्ट भी घट जाता है। ठीक है, चलो ये तो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। चलिए 5 का पार्ट 1 पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इट्स वर्चुअल डिमिनिश्ड image is formed at a distance of 15 centimeter. Identify the type of lens and calculate the focal length of the lens. सबसे पहली बात इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं क्या क्या दिया हुआ है। An object of height 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है भैया? 20 सेंटीमीटर। इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। इट्स वर्चुअल इमेज कैसा है भैया? इमेज है वर्चुअल है, डिमिनिश्ड इमेज और डिमिनिश्ड है। ठीक है, इस फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और जो इमेज डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। ये भी नेगेटिव होगा बिकॉज वर्चुअल इमेज है। अब क्या बोला, अगर रियल इमेज होता तो पॉजिटिव लेते हम लोग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। सबसे पहली बात, ये कौन सा लेंस है भाई? ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव क्यों? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स भी बनाता है, बट उसका जो वर्चुअल इमेज होता है वो बहुत मैग्निफाइड होता है। समझ लो, यहां पे डिमिनिश्ड है, तो ये कॉनकेव वाला केस है। हो गया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमारे पास ये रिलेशन था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, याद है? इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, यहां पे वैल्यू बैठा देते हैं अलॉन्ग विद द साइन। ठीक है, साइन कन्वेंशन पे मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, और सम्स भी किया है मैंने। तो 1/-15, तो ये हो गया माइनस, माइनस u है -50, तो ये प्लस हो गया, है कि नहीं? देख लो, ये माइनस रहा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन के साथ अब बैठाना। अब या इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम होगा आपका 150, तो 15 10 टाइम्स एंड 50 3 टाइम्स, देखते रहिएगा। सो 1/f क्या होगा? -7/150। नेगेटिव साइन से घबराने का नहीं है, वो कॉन्वेक्स है, कॉन्केव मिरर है, तो उसका फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता ही है। तो f क्या होगा? -150/7। f होगा, डिवाइड कर दो भैया, 7 2 14, फिर से 7 1 7, यही होगा, है कि नहीं? तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इन दिस सिनेरियो विल बी 21 3/7 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 21 3/7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, बड़ा इजी था, अगर रिलेशन आपको याद है तो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द एक्सट्रीम कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। एक्सट्रीम कलर मतलब विबजियोर, याद है कि नहीं? विबजियोर, एक्सट्रीम कलर मतलब वायलेट और रेड। ठीक है, आइडेंटिफाई द कलर एक्स एंड वाई। डेविएशन सबसे ज्यादा किसमें होता है? वायलेट में होता है ना। यहां पे डेविएशन मैक्सिमम होता है, यहां पे डेविएशन लीस्ट होता है। तो देखो ना, ये मैक्सिमम डेविएट हुआ है, ये कम डेविएट हुआ है, तो x क्या है? वायलेट है। हम लोगों ने ऐसा डायग्राम किया था, याद है? उल्टा कर दिया प्रिज्म, और कुछ नहीं। और y क्या है? y रेड है, खत्म। ठीक है, आइडेंटिफाई द कलर x एंड y हो गया। विच कलर हैज ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम?
भैया वैक्यूम है, दोनों का स्पीड सेम होगा, स्पीड रिमेन्स सेम इन वैक्यूम, स्पीड रिमेन्स सेम इन वैक्यूम। ठीक है, ये था 5 पार्ट 2। 5 पार्ट 3 डायग्राम है, सो आई नीड टू रब दिस बोर्ड। चलो पार्ट 3 देखते हैं। द डायग्राम shows an object AB kept in front of the lens. The path of one ray coming from the object is shown, देख सकते हैं, parallel to the principal axis and passes through the focus. पहला पार्ट है name the lens. कन्वर्ज कर रहा है तो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा, कोई डाउट ही नहीं है। रीड्रॉ एंड कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसको कंप्लीट करना डायग्राम। तो भैया यहां से एक रे ओ से पास होगा, ये सुनो, तो ये दोनों क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो ये तो इधर मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, जब पीछे आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो पीछे में जाके ऑब्जेक्ट के पीछे जाके ये लोग मिल जाएगा, ए डैश बी डैश, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये था नंबर बी, ड्राइंग था, कर दिया हम लोगों ने। सी क्या है? इन विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज दिस काइंड ऑफ इमेज फॉर्म? मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, मैग्नीफाइंग ग्लास, वहां पे ये यूज होता है। ठीक है, चलो ये तो था नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। चलो 6 देखते हैं। 6 का रोमन 1 क्या है? द डायग्राम बिलो शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। देख सकते हो 2 ब्लॉक है, एक फिक्स है, एक मूवेबल है, यहाँ पे 2 पुली है, यहाँ पे 1 पुली है। कॉपी एंड रीड्रॉ द लेबल डायग्राम शोइंग द करेक्ट करेक्शन ऑफ टैकल। टैकल मतलब जो रोप है जो पास करता है थ्रू द पुलिस, दोनों ब्लॉक को एक साथ रखता है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो एंड कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो भैया क्योंकि नीचे कम है पुली, तो हम लोग रोप यहां से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग ये रहा, ध्यान से देखिएगा, और ये रहा कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट आप लगा सकते हो नीचे, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, टेंशन। ठीक है, ये हो गया डायग्राम, और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या बोल रहा है हमें? कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुलिस सिस्टम इफ द एफिशिएंसी इज 80%। तो भैया एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, यही होता है। अब 3 पुली है, ये 3 स्ट्रैंड है जो लोड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी रेशियो तो हमें पता है 3 होगा, नो डाउट। ठीक है, चलो अब वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो एफिशिएंसी 80% है, मतलब 80/100। मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता नहीं है, वेलोसिटी रेशियो 3 है, दिस कैंसल्स आउट, दिस इज 24/10, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज होगा आपका 2.4। कोई यूनिट होगा नहीं बिकॉज रेशियो है कि नहीं? चलिए फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहे हैं आप, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है। ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। द एडजेसेंट डायग्राम शोज अ व्हील ऑफ डायमीटर, ये व्हील है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, फिक्स्ड ऑन अ वॉल, केपेबल ऑफ रोटेटिंग अराउंड इस सेंटर। ओ है सेंटर, तो ये होगा 20 और ये भी होगा 20। ठीक है, यहाँ पे P है। इफ द व्हील रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब व्हील क्या है? एंटी, ये फिक्स है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है। कैलकुलेट द क्लॉकवाइज मूवमेंट। पहला पार्ट बोलना है कि हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो इस वेट के कारण होगा। क्लॉकवाइज इधर कौन घुमा रहा है? सो क्लॉकवाइज ये घुमा रहा है, तो मूवमेंट क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये 20
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था ना, यस। तो ये हो गया आपका 2000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। यही हो गया मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा ये, ठीक है। बोल रहा है 3 केस दिया है, स्टेट वेदर एक्स इज इक्वल टू 100 GF या एक्स इज लेस देन 100 GF या x इज ग्रेटर देन 100 GF। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, तभी ये व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है क्या यहां पे, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं ओपी, जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो रेडियस से कम है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ध्यान से देखना, ये पे लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है एक्स GF मल्टीप्लाइड बाय OP, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द क्लॉकवाइज मूवमेंट, इससे ज्यादा है ना, है कि नहीं है। मतलब ये 100 × 20 से ज्यादा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज्यादा है। अब OP से डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन 100 × 20 बाई OP। ये जो है ध्यान से देखो, 20 बाई OP, 20 बाई OP, 20 बाई OP इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज OP छोटा है ना, ये बड़ा है, तो 20 बाई OP इज ग्रेटर देन 1, मतलब x will be definitely greater than 100, no doubt in that। मतलब ये जो है 100 GF से ज्यादा होगा, समझो बात को। इसका प्रोडक्ट आ रहा है ये, ठीक है। ये तो ऐसे कर लो, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 2000 है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो तो 2000 से ज्यादा होगा भाई। तो ये आपका जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, वो जो x × OP है, वो 2000 से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ लो। और OP 20 से कम है, OP 20 से कम है, मान लो OP 10 है, मान लो इमेजिनरी, ठीक है। तो x × 10 इज ग्रेटर देन 2000, यानी x इज ग्रेटर देन 200। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप डिस्टेंस की जगह कुछ बैठाओगे, 20 से तो छोटा ही बैठाओगे ना, तो वो हमेशा जो x है वो 100 से ज्यादा ही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। चलो हो गया, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। वही तो रीजन है भैया, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज्यादा होगा, और क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, तो x को तो ज्यादा होना पड़ेगा ना, तभी तो वो 2000 या ओवरऑल से ज्यादा होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। चलो ये था नंबर पार्ट 2। पार्ट 3 देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ओके। अ कोकोनट ऑफ मास 450 ग्राम फॉल्स, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं। या क्या है देखते हैं, 4 पार्ट, सॉरी 6 पार्ट 3 है ये। A coconut of mass 450 gram falls from the top of an 80-meter height tree। यानी कि मास दिया हुआ है आपको, मास है कितना भाई, मास है 450 ग्राम, और हाइट कितना है, हाइट है आपका 80 मीटर। बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द कोकोनट व्हेन इट इज एट द टॉप। भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होगा, यानी 450/1000 इंटू 80 इंटू 10, 10 इंटू 80 लिख लो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, है कि नहीं। जी को मैंने 10 माना है, तो 1 2 3 1 2 3, 8 5 40, 32 36,
पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका 360 जूल, खत्म हो गया, वेरी इजी। Without calculation, state the kinetic energy with which it strikes the ground and state the principle involved to arrive at the answer. Energy conservation of energy पढ़ा है हम लोगों ने, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है at the highest point when the body is at rest, you know? तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, टोटल एनर्जी क्या होता है mgh होता है, और वो कंजर्व्ड रहता है अगर वो गिर रहा है तो। और जैसे ही वो स्ट्राइक किया ग्राउंड को तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 360 जूल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण। स्टेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। चलिए नंबर 7 देखते हैं, रोमन 1। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ fires a gun and hears an echo after 3 seconds. If the speed of the sound in air is 336 meter per second, calculate the distance of the person from the cliff. ये मान लो ये क्लिफ था, आप यहां पे थे, आपने गन फायर किया, आवाज गया, फिर वापस आया echo, और आपको टाइम लगा 3 सेकेंड, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड है 336 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो एको का केस में डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड विल बी x प्लस x, 2x होता है ना, गया आया, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो x इज व्हाट 336 बाई 3 इंटू by 3 multiply by 3 by 2, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 1 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, 2 8 टाइम्स, 3 8 24, 20, 3 1 3 4 5। तो द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द मैन इज कितना भैया, 504 मीटर, ठीक है। हो गया पहला पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में after moving a certain distance from the cliff he fires the gun again and this time the echo is heard 1.5 second later than the first, मतलब और भी देर में echo सुना, 1.5 second later, मतलब सेकेंड केस में, जो सेकेंड केस है echo सुनने का, वहां पे टाइम है t2, 3 प्लस 1.5 यानी कि 4.5 सेकेंड के बाद, मतलब ये बंदा पीछे जा रहा है, समझ लो, थोड़ा पीछे गया है, तभी तो टाइम टू हियर द एको इंक्रीज हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव बाय द पर्सन, मतलब ये डिस्टेंस, ये बंदा कितना मूव किया है वो निकालना है। तो ये सेकेंड केस में ये मान लो ये डिस्टेंस था y, तो 2y, सेम लॉजिक, स्पीड इनटू टाइम, सही है, चेक कर लो। तो y क्या होगा, 336 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, सही है। 2 1 टाइम्स, 2 168, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ गया, सॉल्व कर लो जैसे करना है। 5 9 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 84, तो y क्या होगा, 9 4 36, 72 75, देख लो 9 4 36, 9 72 75, या 756 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस मूव किया है, डिस्टेंस मूव्ड, यू नो, क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड। भैया डिस्टेंस मूव्ड इज y माइनस x, इतना डिस्टेंस मूव किया है, दिस माइनस दिस। अब कैलकुलेट कर लो, 2 और ये रहा 5, ये रहा 2, 252 मीटर वो पीछे गया है, समझ रहे हो। चलो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 का पार्ट 2, यहीं पर करते हैं, इजी है, टफ है नहीं। A radioactive nucleus X emits an alpha particle, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला है, ओके, फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल, पहले अल्फा पार्टिकल निकला है, फिर 2 बीटा पार्टिकल निकला है, एंड फॉर्म न्यूक्लियस पाई, फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा Y है। व्हाट इज द जनरल नेम
ऑफ द एलिमेंट एक्स एंड वाई। ध्यान से देखो, मान लो इसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो अल्फा पार्टिकल में क्या करते हैं हम लोग, मास नंबर जो है वो 4 से डिक्रीज होता है, ए माइनस 4, और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज होता है कि नहीं, एक्स से वो एक्स डैश बन गया सपोज। अब इसके बाद 2 बीटा पार्टिकल निकला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम है कि नहीं। तो 2 बीटा पार्टिकल निकला है, तो बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो क्या करते हैं हम लोग, मास नंबर रिमेन्स द सेम बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो 2 बीटा पार्टिकल निकलेगा तो विल इंक्रीज द एटॉमिक नंबर बाय 2। सो वाई क्या होगा, ये तो ये -4 होगा, और z -2 + 2 ये z हो जाएगा। और x और y क्या है देख लो ध्यान से, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप। यही है मेरा आंसर, समझ रहे हो बात को। अल्फा पार्टिकल इज डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम, ये आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलो हो गया। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y is 80, if the atomic number of y is 80, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ y 80 है, बोल दिया, मतलब z 80 है हमारा, z कितना 80 है, ठीक है। इसके हिसाब से व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ x, सेम, तो एटॉमिक नंबर ऑफ x भी क्या होगा, सेम होगा, तो एटॉमिक नंबर ऑफ x 80 ही होगा भाई, आइसोटोप है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इफ द atomic mass number of y is 189, then what is the atomic mass number of x? भैया इसका मास नंबर आपको दिया हुआ है, मास नंबर कितना है 189, तो इसका मास नंबर क्या होगा, अरे भाई इसमें से 4 घटा है तभी तो ये बना है ना, तो ये हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा इसका 189 + 4 दैट इज 193। तो द एटॉमिक मास नंबर ऑफ x इज 193, सही है। चलो ये तो था रोमन 2, रोमन 3 भी यहीं पर कर लेते हैं हम, ठीक है, इजी है। देखिए रोमन 3 क्या बोल रहा है, A boy tunes a radio channel to a radio station 93.5 megahertz, ठीक है। Name and define the scientific wave phenomena involved in tuning the radio channel। हमें पता है रेजोनेंस है कि नहीं, रेजोनेंस का डेफिनेशन दे देना आप, ठीक है, वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, पोस्ट वाइब्रेशन होता है, ठीक है। चलो नंबर बी क्या है, नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल, अरे भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल तो दिया हुआ है 93.5 मेगाहर्ट्ज, ये तो दिया हुआ था, ठीक है। कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी इनटू एसआई यूनिट, तो मेगाहर्ट्ज और हर्ट्ज में जाएंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 93.5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, खत्म। एक तो होगा एसआई यूनिट में, है कि नहीं। चलो ये था नंबर 7, नंबर 8 देख लेते हैं अब। चलिए 8 का रोमन 1 पार्ट ए देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, द पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस इज 60 वॉट 220 वोल्ट, यानी कि इफ द अप्लायंस इज ऑपरेटेड एट कितना था 220 वोल्ट सप्लाई, electric power consumed is 60 watt, यानी कि 60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, यही था मीनिंग, ठीक है। चलो ये तो हो गया ए, बी देख लेते हैं। In which wire is the fuse connected in the circuit? We know live wire, सही है। State the function of the main switch, किसका बोल रहा है, मेन
स्विच का, तो ये डबल पोल स्विच होता है, याद है। ओके, स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेन स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो यूज टू स्विच ऑन, use to switch on or off the main supply, है कि नहीं। और it is a double pole switch, so it disconnects both the live and neutral wire simultaneously, है कि नहीं। यही फंक्शन है मेरा मेन स्विच का। चलो उसके बाद क्या दिया है, ये तो था ए बी सी, ठीक है। रोमन 2 देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, बहुत जगह है। ये क्या है हमारा, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आर एन एटॉमिक नंबर है 86, ये दे रहा है PO, ये है 218 डैश, यहाँ पर भी डैश है, प्लस अल्फा 42। तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, मतलब जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज हुआ होगा, है कि नहीं। तो इसका मास नंबर क्या होगा, 218 प्लस 4 यानी कि 222। और एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 से घटेगा तो 86 माइनस 2 84। आर एन का मास नंबर हो गया 222 और पीओ का एटॉमिक नंबर हो गया 84। सही है। नंबर बी क्या बोल रहा है, what will be the effect on the radiation emitted in the above reaction when it allows to pass through an electric field। अब देखो, be specific in your answer। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो किधर जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखो तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, डेविएटेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। सही है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव होता है, और गामा तो रेडिएशन है, न्यूट्रल होता है। चलो ये था नंबर बी। इसके बाद एक सम्स है, देखते हैं रोमन पार्ट 3 अब। चलो पार्ट 3 देख लेते हैं। ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की कंप्लीट्स द सर्किट, मतलब क्लोज जब होगा तो सबसे पहली बात, ये दोनों जो है सीरीज में है, तो 8 ओम होगा। अब ये 8 ओम जो इसका इक्विवेलेंट है और ये 2 ओम पैरेलल में है, तो 1 बाई आर पी इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 8 होगा। तो ये कितना होगा, 8 एलसीएम है, 2 4 टाइम्स, 8 1 टाइम्स, 5 बाई 8, यानी कि आर पी क्या होगा, 8 बाई 5 होगा, मतलब 1.6 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0.4, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा आर होगा 1.6 प्लस 0.4 यानी कि 2 ओम। हो गया, पहला पार्ट डन। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, हो गया। नंबर बी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि यहां पे करंट जब चल रहा है, सपोज ये टोटल करंट आई था मेरा, तो इस जगह पे करंट डिवाइड हो जाएगा। सपोज ये I1 है और ये I2 है, तो I1 का वैल्यू मांग रहा है, करंट जो है 3 ओम रेजिस्टर से क्या फ्लो करेगा। अब ध्यान से समझो बात को भाई, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, करंट निकाल लो थ्रू द सर्किट आई, तो V इक्वल्स टू IR, EMF 4 है, तो V इक्वल्स टू IR था, याद है ये रिलेशन। तो I क्या है 4, टोटल कितना है 2, ऐसे भी था, याद है EMF बाई R एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये था, वही यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। तो जो टोटल आपका जो करंट है वो है 2 एम्पियर, नो डाउट इन दिस। तो I1 का वैल्यू मांग रहा है,
बहुत तरीका है। एक ये तरीका है कि देखो ये 2 ओम रेजिस्टर और इसका इक्विवेलेंट 8 ओम रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट इनटू 2, और हम जानते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होता है कि नहीं, तो I2 को हम I माइनस I1 लिख सकते हैं, यानी यहां से क्या फ्लो हो रहा है, I माइनस I1 फ्लो हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2 इंटू I माइनस I1, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 8 इंटू I1। सही है, अब सॉल्व कर लो, वैल्यू बैठा लो, I की जगह 2 बैठा लो, सो 2 इंटू 2 माइनस I1 इक्वल्स टू 8I1, ठीक है, 2 टू 4 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 8I1, मतलब 4 इक्वल्स टू 10I1, यानी I1 क्या होगा 0.4 एम्पियर, यानी कि 3 ओम रेजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका है 0.4 एम्पियर। समझ, बहुत तरीका है। एक ये भी तरीका था, याद है आपको, I1 इक्वल्स टू दिस बाय दिस प्लस दिस इनटू टोटल करंट दैट इज 2, ये भी कर सकते थे, सेम ही आंसर आएगा, चेक कर लो, 2 इंटू 2 बाई 10 यानी कि 0.4। सही है, चलो ये तो था नंबर 8 था ना, यस। नंबर 9 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 9 का पार्ट 1 करते हैं। अ मेटल पीस प्रेजेंट एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मेटल पीस है जिसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इज क्विकली ड्रॉप्ड इन अ कैलोरीमीटर, उसको हमने एक कैलोरी मीटर में डाल दिया, ऑफ मास 80 ग्राम, जिसका मास था 80 ग्राम, कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें वाटर था, कितना वाटर था 200 ग्राम, एट 30 डिग्री, इसका टेम्परेचर क्या था 30 डिग्री। कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर सेम होगा, याद रखिएगा 30 डिग्री, बिकॉज वाटर कहां था, कैलोरीमीटर में था, तो उसी का टेम्परेचर लेगा वो। द फाइनल टेम्परेचर, और जब ये मेटल पीस आपने डाला तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया मिक्सचर का, वो हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द मेटल पीस, इसका थर्मल कैपेसिटी मांग रहा है, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल per gram per degree centigrade, and specific heat capacity of calorimeter इसका है 0.4 जूल per gram per degree centigrade। अब देखो ध्यान से, हमें थर्मल कैपेसिटी निकालना है ऑफ द मेटल पीस। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद रखिएगा। मेटल पीस का टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब ये हीट लॉस करेगा, तो यहां पे हीट लॉस क्या होगा mc, और चेंज इन टेम्परेचर, 180 माइनस 40 मतलब 80। यहां पे हीट गेन होगा, कैलोरीमीटर और वाटर हीट गेन करेगा, इनका टेम्परेचर 30 था, फाइनल टेम्परेचर 40 है, हीट गेन होगा, तो हीट गेन यहां पे क्या होगा mc, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है 40 माइनस 30 यानी कि 10, तो 8 4 टाइम्स 32, 320 जूल। यहां पे निकाल लिए हीट गेन, सेम मास mc t, चेंज इन टेम्परेचर 10 है भाई, तो ये हो गया 0 0 2 2 4 2 4 8 जूल। अब आप पूछोगे सर आपने ग्राम को केजी में क्यों नहीं किया, अरे भैया सी का वैल्यू पर ग्राम में दिया हुआ था, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन होगा, है कि नहीं, यानी कि mc इंटू 80 इज 8720, 80 से डिवाइड कर दो तो mc क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 8 1 0 9 या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। यही है mc का वैल्यू और यही मेरा थर्मल कैपेसिटी है। सो द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज 109 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड।
हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, वही लॉजिक हमने यहां पे यूज किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पार्ट 2। द डायग्राम शोज बिलो अ कूलिंग कर्व फॉर अ सब्सटेंस, मतलब टेम्परेचर घट रहा है, 150 से 10 आ गया। स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंसेस एंड सॉलिडिफाइज, कंडेंसेस एंड सॉलिडिफाइज, यहां पे कंडेंसेशन हो रहा है, ये लिक्विड फेज है, ठीक है। यहां पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, फिकेशन, ये सॉलिड फेज है। तो कंडेंसेस कौन सा टेम्परेचर में है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिडिफाइज कौन सा टेम्परेचर में है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया। अब क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के टेम्परेचर रेंज को बोलो, तो 60 टू 150, इसी रेंज में ये सब्सटेंस जो है वो लिक्विड है, ठीक है। चल बस सी क्या बोल रहा है, ये बी था एक्चुअली, ये था। वाई डू वी प्रिफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग अ ड्रिंक, तो भैया ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक latent heat of fusion of ice, due to the high specific latent heat of fusion of ice। होता क्या है कि भैया आपके पास ड्रिंक है, आप या तो क्या डाल सकते हो, क्या बोला ये लोग, कहाँ गया, आइस कोल्ड वाटर डाल सकते हो या फिर आइस डाल सकते हो, लेकिन आप आइस प्रीफर करते हो क्योंकि जब आइस मेल्ट करता है तो वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा ड्रिंक से, तो और भी ठंडा उसको कर देगा। Ice at zero will change to water at zero, but when it changes, it extracts extra amount of heat, जो कि आइस कोल्ड वाटर नहीं करता है। समझ रहे बात को, 336 जूल वो एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो ज्यादा कूल करेगा, ठीक है, ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चल पार्ट 3 देख लेते हैं अब। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेट placed between two coils A and B, ठीक है। The magnet is moved along the axis towards coil B, इसको इधर मूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। State the polarities induced at the end Q and R of the coil due to the motion of the magnet। जब आप इसको मोशन, जब इसका मोशन में लाओगे तो यहां पे कोई पोल इंड्यूस्ड होगा, तो वही हमें मांगा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड लेंज लॉ क्या था, कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, यही था ना। तो ये साउथ पोल है, तो ये इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे साउथ पोल लगा तभी तो रिपेल करेगा, अपोज करेगा, तो यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, अपोजेस, यहां पे नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो यहां पे भी ये इधर मूव कर रहा है, तो यहां पे साउथ पोल इंड्यूस होगा फिर से, बोलो क्यों, ये इधर मूव कर रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये मूवमेंट को अपोज करने के लिए यहां पे एक साउथ पोल होगा तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा, अपोज करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब क्या, अपोज कर रहा है मोशन को, समझ रहे बात को। तो दोनों ही जगह में आपका साउथ पोल इंड्यूस होगा ना। ये था पार्ट ए। पार्ट बी क्या है, नेम द फेनोमेना ड्यू टू विच द करंट इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेम द लॉ विच हेल्प्स टू फाइंड द पोलैरिटीज, लेंज लॉ, लेंज लॉ भाई, the direction of the induced EMF is such that it opposes the cause that produces it, ठीक है। नेम द लॉ, या ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, तो हमारा ये फिजिक्स का स्पेसिमेन पेपर पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलो
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।